औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेटा हमारी जो LSE पार्ट फर्स्ट की बुक है ज़ीरो बुक के नाम से, उसका आज हम पढ़ेंगे बेटा हाइपोवोलेमिक शॉक। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ये 5 किस्में थी शॉक की, बेहोशी की। तो उसमें क्या था, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक था बेटा किसी भी वजह से खून का जो हजम है, मिकदार है, उसमें कमी आ जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, वो क्या था, किसी चोट की वजह से खून जो है अंदरूनी जिसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग यानी बाहर किसी जख्म से खून बह गया और ज़ाया हो गया और उससे बेहोशी हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिया मीन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। हाइपोवोलेमिया का मतलब है खून के हजम में कमी आ जाना, ड्यू टू ब्लड, खून की वजह से, फ्लूइड माया की वजह से, और प्लाज्मा लॉस या प्लाज्मा के ज़ाया होने की वजह से, फ्राम द बॉडी से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, हमारे जो खून है उसमें एक पीला पानी होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और खून का हजम बरकरार रखने में उसका अहम किरदार है। जब उल्टियाँ और मोशन लगती हैं तो वह कम हो जाता है, जिससे खून के अंदर कमी आ जाती है और इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसका काम होता है बेटा ब्लड का आपके हर सेल्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई करना और फूड सप्लाई करना, ताकि हमारे सेल और टिश्यूज़ काम कर सके और उनमें एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिज्म हो सके। अगर ये काम नहीं होगा तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके सेल मरना शुरू हो जाते हैं। वाइटल ऑर्गन कहते हैं वो ऑर्गन जो आपके दिमाग की आपकी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, और उन ऑर्गन में आपका ब्रेन है, दिमाग जिसको कहते हैं, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे और जिगर है। ये 5 वाइटल ऑर्गन है बेटा। इनको जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ये मरना शुरू हो जाएंगे, इनके सेल और इनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ये काम नहीं करेंगे। और सबसे ख़तरनाक जो है मौत वो आपके ब्रेन सेल्स की है। अगर वो ब्रेन सेल्स की मौत वाक़ई हो जाए तो किसी सूरत रिकवर नहीं होती और फिर आपकी मौत पक्की है। तो इसलिए जो बेहोशी होगी बेटा उसको फ़ौरन से आपने ट्रीटमेंट करनी है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक या सेप्टिक शॉक ये इसी वजह से पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा बेटा, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो वो कहता है, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं हम। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब है खून के हजम में कमी आ जाना, जिससे खून ज़ाया होने की वजह से, फ्लूइड या प्लाज्मा ज़ाया होने की वजह से, जो कि जिस्म से ज़ाया हो जाता है, उससे खून के हजम में कमी आ जाती है। द हाइपोवोलेमिक शॉक इन केस ऑफ ब्लड लॉस इज़ वेरी रैपिड। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है, अगर खून ज़ाया हो गया है तो ये बहुत तेज़ी से होगा, तेज़ी से बेहोश होगा बंदा, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फ़ौरन बेहोश हो जाता है बंदा। द प्रोसेस ऑफ फ्लूइड लॉस इन केस ऑफ बर्न्स, और ये फ्लूइड कैसे ज़ाया होता है, जिस्म से जलने की सूरत में हो सकता है, वोमिटिंग एंड डायरिया, उल्टियाँ और मोशन की सूरत में हो सकता है। इज़ वेरी स्लो, ये थोड़ा स्लो होता है उल्टी मोशन वाला। एंड सो इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द शॉक, और ये आहिस्ता आहिस्ता शॉक की तरफ बढ़ोतरी करता है और शॉक में ले जाएगा। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक था। फिर आ जाएगा बेटा आपका सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मैंने बताया था, जो जरासीम बैक्टीरिया, ख़ास तौर पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो जहर पैदा करते हैं, उनकी वजह से होने वाला जो बेहोशी है उसको सेप्टिक शॉक कहेंगे। टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इन्फेक्शंस, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें जहर पैदा होते हैं। विद अ सीवियर इन्फेक्शन, शदीद जब इन्फेक्शन होता है, द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ सो ग्रेट, जो जहर की मिकदार है आपके निज़ाम दौरान खून में इतनी ज़्यादा हो जाती है, दैट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स बिकम डैमेज, जिससे खून के जो नालियाँ उनकी दीवारें डैमेज हो जाती हैं। दिस डैमेज काज, इस डैमेज से वजह होती है क्या, द वेसल्स टू डायलेट, वेसल जो हैं वो खुली हो जाती हैं। काज द ब्लड टू पूल, जिसकी वजह से ब्लड का पूल बन जाता है, यानी कि कोई नदी अंदर बन जाती है, खून की नालियाँ इतनी ढीली हो गई हैं, खून आगे पहुँचा ही नहीं रही और वहीं पे इकट्ठा हो रहा है। फ्लूइड टू एस्केप फ्राम द सर्कुलेटरी सिस्टम, और माया जो है वो निज़ाम दौरान खून से निकल जाता है इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज़, इर्द गिर्द की टिश्यूज़ में, काजिंग अ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से खून के हजम में कमी हो जाती है। सेप्टिक शॉक इज़ प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग शॉक। जो सेप्टिक शॉक जो है आम तौर पर सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरी अहम वजह है ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग शॉक, जानलेवा बेहोशी की।
तो हमने इसके अंदर पहले पढ़ा बेटा हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा सेप्टिक शॉक, तीसरा है एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक मैंने बताया था ये ख़तरनाक होता है, ये किसी दवा की वजह से, दवा के रिएक्शन की वजह से, या कोई इंसेक्ट जैसे शहद की मक्खी काट ले उसकी वजह से, एलर्जी होने की वजह से होता है। ये शदीद होता है, इसका हमला आर्जी होता है, लेकिन छोटे से आर्जी हमले में ही जान जा सकती है। एक छोटा सा इंजेक्शन जिसको एविल कहते हैं या एड्रेनालिन कहते हैं किसी भी इंसान की जान बचा सकता है, जो कि बहुत सस्ता इंजेक्शन है। व्हेन अ फॉरेन सब्सटेंसेस इंटर्स द बॉडी, जब कोई भी बैरूनी जुज़ बॉडी में इंटर होता है ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स का, हु इज़ एलर्जिक, जिसको एलर्जी होती है, टू अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस से, देयर इज़ रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा अगेंस्ट द सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के गिर्द जो बाहर से आया है, बाय द बॉडी, और ये रिएक्शन कौन करेगा, बॉडी करेगी। दिस इज़ कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन, इसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। इन अ माइल्ड रिएक्शन, जब ये रिएक्शन मामूली हो, एम से माइल्ड, एम से मामूली याद रख लें। द साइंस ऑफ रिएक्शन में अपेयर एज लोकलाइज्ड, जो अलामात ज़ाहिर होंगी वो लोकल जगह पे होंगी जहाँ पर इंजेक्शन लगा है या शहद की मक्खी ने काटा है। स्किन इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर स्किन जो है वो इन्वॉल्व होगी, लोकल जगह पे होगी, ज़्यादा फैलेगी नहीं। एग्जांपल के क्या तौर पर हाइव्स दफड़ पड़ेंगे। एंड विद अ स्वेयर रिएक्शन, लेकिन अगर शदीद रिएक्शन होगा, द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स डायलेट, और खून की नालियों की जो दीवारें हैं वो चौड़ी हो जाएंगी। एंड फ्लूइड एस्केप इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज़, और फ्लूइड जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एनाफिलेक्टिक शॉक। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगी शॉक की। अगर कोई शॉक में जा रहा है, पेल एंड कोल्ड स्किन, पीली और ठंडी जल्द होगी। पेशेंट फेल्स वीकनेस, मरीज़ जो है कमज़ोरी महसूस करेगा। रैपिड एंड वीक पल्स, तेज़ और कमज़ोर नब्ज़ होगी। डिफ़िकल्ट टू पल्पेट द एट द रेस्ट, कलाई पे जो नब्ज़ आप महसूस करते हो वो मुश्किल होगी, महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वीक पल्स है। कैरोटिड गले में होती है, वहाँ पे भी महसूस नहीं होगी। एंड फीमोरल एरियाज़, और फीमोरल कहते हैं जांग में, जहाँ से पल्स महसूस हो सकती हैं। तो पल्स डिफ़िकल्ट टू पल्पेट होगी, महसूस ही नहीं होगी। आप महसूस करने की कोशिश करोगे, आप कहोगे इसकी तो पल्स चल ही नहीं रही। इंक्रीज़ इन हार्ट रेट इनिशियली, और शुरू में दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी। फॉलोड बाय डिक्रीज़ इन हार्ट रेट, और इसके साथ साथ जो है दिल की धड़कन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इंक्रीज़ इन रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। डिक्रीज़ इन यूरिनरी आउटपुट, पेशाब कम आएगा। कंसनट्रेटेड यूरिन, और गाढ़ा पेशाब आएगा। द पेशेंट में बी रेस्टलेस, मरीज़ जो है वो बेचैन होगा। एंड एंशियस कहते हैं परेशान होना। वरी या ट्रबल, ऐसे लगेगा मैं बहुत परेशान हूँ या मुसीबत में महसूस होगा। देयर में बी एसोसिएटेड नोज़िया एंड वॉमिटिंग, और इसके साथ साथ हो सकता है नोज़िया हो एंड वॉमिटिंग हो। नोज़िया कहते हैं उल्टी आने की कैफियत, एंड वॉमिटिंग उल्टी आ जाना। देयर में भी मेंटल कन्फ्यूजन, इसमें दिमागी कन्फ्यूजन होगी। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस में कमी आ जाएगी, यानी होश बाख्ता हो जाएगा मरीज़ एट द लेटर स्टेज, बाद में। तो ये सारी की सारी क्या थी बेटा, साइन एंड सिम्टम्स थी किसकी, शॉक की। मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर शॉक हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ट्रीट द अंडरलाइंग काज, जो भी वजह है उसकी ट्रीटमेंट करें बेटा। हाइपोवोलेमिक शॉक को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ब्लीडिंग, उसको जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंट्रोल करें। और फ्लूइड, या उसका जो फ्लूइड ज़ाया हो रहा है, और प्लाज्मा, या उसका प्लाज्मा जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करें। सेप्टिक शॉक को कैसे कंट्रोल करेंगे, ट्रीट द इन्फेक्शन को पहले कंट्रोल करें विद एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये जो सेप्टिक शॉक है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, और बैक्टीरिया को कौन मारेगा, एंटीबायोटिक। तो इस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से कंट्रोल करेंगे। और एंटीबायोटिक आप आईवी भी दे सकते हो, इंट्रावेनस एंड आईएम, और आईएम इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हो। एनाफाइलैक्टिक शॉक को कैसे कंट्रोल करोगे, एनाफाइलैक्टिक शॉक इज़ ट्रू लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी। एनाफाइलैक्टिक शॉक असल जो है ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली एमरजेंसी है। विच अक्कर ड्यू टू इंसेक्ट बाइट और इंजेक्शन, जो कि किसी हशरात के काटने से या इंजेक्शन से होती है। एड्रेनालिन इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, एड्रेनालिन फ़ौरन एमरजेंसी की सूरत में दे देंगे। चौथी किस्म कार्डियोजेनिक शॉक है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे बेटा, डिजिटलाइजेशन। डिजिटल लनाता एक बेटा पत्तियां होती हैं, उनका एक टॉनिक होता है, उससे निकलने वाला टॉनिक का जो इस्तेमाल है उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटलाइजेशन। इससे दिल का टॉनिक बनता है। ये
इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी होगा अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, और ये डॉक्टर की इंतहाई निगहदाश्त में ये देना है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है लेकिन इससे दिल बहाल ज़रूर हो जाता है। फिर क्या करेंगे बेटा, मेक सर्टेन दैट, ये यकीन दहानी करवानी है, द एयर पैसेज इज़ क्लियर, मरीज़ का जो बेहोशी की सूरत में हवा का रास्ता यानी सांस का आने जाने का रास्ता वो साफ़ है। रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इफ़ प्रेजेंट, और अगर कोई रुकावट मौजूद हो सांस के रास्ते में तो वो निकाल दें। कीप द पर्सन लाइंग डाउन विद फीट एलिवेटेड, मरीज़ को लिटाएं नीचे और उसकी टांगें थोड़ी ऊपर कर दें। हायर देन हेड, उसके सर से ऊंची कर दें। पीछे गाँव तकिया रख दें या जो बेड है उसकी लेग साइड रेज कर दें बेटा। कवर द पर्सन टू कीप हिम वार्म, मरीज़ को ढाँप दें उसको गर्म रखने के लिए। प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा मकदार में फ्रेश एयर ज़रूरी है। क्लियर द क्राउड, जो हजूम है उसको क्लियर कर दें ताकि उसको सांस आए। लूज़ कंस्ट्रिक्टिंग क्लॉथ्स, और जो तंग कपड़े हैं कंस्ट्रिक्टिंग क्लॉथ्स हैं उनको रिमूव कर दें, हटा दें। इफ़ कॉन्शियस, अगर मरीज़ होश में है, गिव वार्म ड्रिंक्स, उसको गर्म मशरूबात दें। एट द रेट ऑफ हाफ गिलास एवरी 15 मिनट्स, यानी हर 15 मिनट के बाद आधा गिलास गर्म मशरूब का दें। फॉर एडल्ट, जवानों के लिए है। और 1/4 गिलास या 1 गिलास का चौथा हिस्सा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को दें। बच्चे हैं तो चौथा हिस्सा, बड़े हैं तो आधा गिलास हर 15 मिनट के बाद। टेक ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर ले। पल्स, दिल की धड़कन चेक करें। एंड ये लफ्ज़ बेटा रेस्पिरेशन इनफ्रीक्वेंटली, और उसकी रेस्पिरेशन चेक करें वक्फे वक्फे से। इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अगर मरीज़ बेहोश हो, पुट हिम ऑन हिज हर साइड, उसको बंदा हो तो हिज, औरत हो तो हर, उसकी साइड पर आप उसको यानी करवट दिला दें। एंड डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ, और मरीज़ बेहोश होने की सूरत में उसको मुंह के ज़रिए कुछ भी ना दें, हो सकता है खुदा न खास्ता उसके सांस के रास्ते में चला जाए, उसकी मौत वाक़ई हो जाए। ये बेहोश मरीज़ के लिए बेटा ये एहतियात करनी है। इफ़ पर्सन रीगेन्स कॉन्शियसनेस, अगर मरीज़ दोबारा होश में आ जाए, एंड इम्प्रूव, और बेहतरी लाए, कंटिन्यू फ्लूइड ट्रीटमेंट, उससे जो फ्लूइड ट्रीटमेंट दें यानी उसको ड्रिप लगाएं। इफ़ पर्सन डज नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस, अगर मरीज़ दोबारा होश में ना आए, एंड कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स, और मरीज़ की हालत सीरियस होती जाए, शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, मरीज़ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। इफ़ द पेशेंट कैन नॉट बी शिफ्ट टू द हॉस्पिटल, अगर मरीज़ को हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किया गया, ना करें। स्टार्ट IV फ्लूइड स्पेशली इन पेशेंट विद स्वेयर डायरिया एंड वॉमिटिंग, तो IV फ्लूइड यानी ड्रिप लगाएं ख़ास तौर पर उन मरीज़ों को जिनको उल्टियाँ और मोशन थे। तो आप अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करते तो उसको फ़ौरन से आप ड्रिप लगा दें। और स्वेयर ब्लीडिंग, या शदीद किस्म की ब्लीडिंग हुई थी, उल्टियाँ थी, मोशन थी या स्वेयर ब्लीडिंग थी, तो ड्रिप लगा दें। द IV थेरापी शुड बी गिवन अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, और IV थेरापी जो है वो देनी है किसी भी डॉक्टर की इंतहाई निगहदाश्त में देनी है। द फ्लूइड्स यूज आर प्लाज्मा, जो फ्लूइड आपने यूज़ करना है वो प्लाज्मा हो सकता है बेटा, ड्रिपें मिल जाती हैं प्लाज्मा की। डेक्स्ट्रोज वाटर जिसको कहते हैं वो, और नॉर्मल सलाइन या नॉर्मल सलाइन, ये ड्रिपें आपने यूज़ करनी है। अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड, IV फ्लूइड की अमाउंट कैसे देनी है आपने बेटा। अडल्ट को, जवानों को 1000 ml एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, यानी 1 लीटर वाली ड्रिप पर जितनी तेज़ी से मुमकिन हो शॉक में देनी है, और 1000 ml ओवर नेक्स्ट 3 आवर्स, और फिर एक जब 1000 ml चली जाएगी तो दूसरी 1000 ml फिर अटैच कर दें और स्लो अटैच करें ताकि 3 घंटे में मुक जाए। बच्चों को क्या देनी है, 20 ml पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है। एज़ पॉसिबल, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, यानी कि अगर बच्चा 5 किलो का है तो 20-5-100 यानी 100 ml देनी है, ठीक है, जितनी तेज़ी से हो सके, ठीक है। उसके बाद 30 ml के हिसाब से पर किलोग्राम के हिसाब से अगले 3 घंटे में स्लो करके, और 50 ml पर kg के हिसाब से अगले 4 घंटों में। तो इस तरीके से बेटा ये प्रोसेस होगा, ये 4 और 3 7 और तकरीबन 8 घंटे का प्रोसेस होगा बच्चों के लिए, ठीक है, और बड़ों के लिए तकरीबन 4 घंटे का प्रोसेस बनेगा ये। ऑल द IV फ्लूइड शुड बी मॉनिटर्ड, जितने भी IV फ्लूइड हैं आपने इनको मॉनिटर करना है, देखना है। टू सी
द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, के मरीज़ को ये प्रोग्रेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड एडजस्ट द वॉल्यूम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, और जो आप आई फ्लूइड दे रहे हो यानी ड्रिपें लगा रहे हो उसकी अमाउंट को आपने एडजस्ट करना है। टू द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, मंदरजा झेल इसके अलामात देखनी है। एडिमा ऑफ द आईलेड, अगर उसकी आँखों पे सोजन आ गई है, एडिमा कहते हैं सोजन, आईलेड उसके ऊपर वाले जो आईलेड हैं पपोटे आँखों वाले वो सूज गए हैं, इसका मतलब है बेटा दिस मीन्स द पेशेंट हैज़ गॉटन टू मच फ्लूइड, इसका मतलब आपने ज़्यादा फ्लूइड दे दिया उसको। स्टॉप द आईवी फ्लूइड इमीडिएटली, तो आपने आईवी फ्लूइड फ़ौरन रोक देना है। अगर सोज आ जाए, घबराना नहीं है, अगर सोज आ जाती है आँखों के ऊपर तो फ्लूइड रोक दें, ज़्यादा हो गया उसके जिस्म में। डिस्पेनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर वो छोटे छोटे हल्के हल्के सांस तेज़ी से लेने लगे उसको एसओबी कहते हैं या डिस्पेनिया कहते हैं बेटा, इसका भी भी ये है कि फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, रोक दें। ऊपर वाली इन दोनों कंडीशन में फ्लूइड रोक देना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मींस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब है टू मच फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड चला गया है। स्टॉप द आईवी फ्लूइड इमीडिएटली, आईवी फ्लूइड को फ़ौरन से रोक देना है आपने। फिर आ जाएगा तीसरा लो बीपी। लो ब्लड प्रेशर मींस दैट पेशेंट नीड्स मोर फ्लूइड, लो बीपी का मतलब है मरीज़ को अभी फ्लूइड और चाहिए। कंटिन्यू आईवी, उसको इंट्रावेनस फ्लूइड यानी ड्रिप उसकी जारी रखें, और ओरल फ्लूइड या उसको मुंह के ज़रिए पिलाते रहें जैसे ORS निमकोल वगैरह। अनटिल बीपी एटलीस्ट 90/60 फॉर एडल्ट्स, जब तक बीपी 90/60 तक ना चला जाए जवानों में, और 70/50 फॉर द चिल्ड्रन, और 70/50 बच्चों में ना हो, तब तक आप ये आईवी फ्लूइड लगाते रहें। लिटिल और नो यूरिन, और अगर पेशाब बहुत कम आ रहा हो या बिल्कुल ना आ रहा हो, इट इंडिकेट्स दैट पेशेंट नीड्स मोर फ्लूइड, और इसका मतलब भी है मरीज़ को अभी फ्लूइड की ज़रूरत है, अभी इसको ड्रिप जारी रखें। तो बेटा ये देख लें, आम सी बात है, सोजिश में और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में फ्लूइड रोक देना है। लो बीपी और पेशाब ना आ रहा हो तो इसमें फ्लूइड लगाए रखना है आपने। तो ये आम सी बातें थी, सीधी सीधी सी। यह आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही बेटा। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जब किसी भी शख्स की जो होश है उसमें कमी आ रही हो, तब्दीली आ रही हो और बेहोशी की तरफ जा रहा हो, तो उसमें हमने क्या करना है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।